नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है हरियाणा के वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास शर्मा जी। स्वागत है आपका चक्रव्यूह जी, थैंक यू। रामविलास शर्मा जी, जब आप लोग सत्ता में आए थे तो आप वादा करते थे कि नौकरी देंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोज सुर्खियां बन रही हैं कि आज लैब अध्यापक निकाल दिए, आज कंप्यूटर अध्यापक निकाल दिए। ऐसा क्यों? आप तो छीनने का काम कर रहे हैं, देने की बात कर रहे थे आप पहले। देखिए मुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ हमारे पत्रकार साथी हैं। 26 अक्टूबर 2014 को हमने शपथ लिया था जी। उससे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। उनके निवास पर गेस्ट टीचर्स आमरण अनशन के लिए बैठे थे जी। और 15 दिन हो गए थे। उनमें से कुछ बहनों का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ था। मैंने वहाँ बीजेपी का, मैं हरियाणा का अध्यक्ष होने के नाते और पुराना अध्यापक होने के नाते मैंने वहाँ जाकर के बोला था कि यदि ये 24 घंटे में इनकी बात पर विचार नहीं हुआ तो मैं स्वयं आकर के अपने अध्यापक भाई बहनों के साथ बैठूंगा। और 24 घंटे में उनको उठाया गया, उनकी कोई बात मानी गई। इस 19 महीने की हमारी सरकार में लगभग 7000 लैब अटेंडेंट हैं, उसमें कंप्यूटर टीचर्स हैं। हुड्डा सरकार में उन्होंने 3 साल काम किया। उनका 83 करोड़ रुपया अलग अलग कंपनियां, हुड्डा जी के यारे प्यारे रिश्तेदारों की कंपनियां थी, उन्होंने उनको लगा लिया और 3 साल का उनका वेतन हमारी सरकार ने 83 करोड़ रुपया उनका दिया। जहाँ तक गेस्ट टीचर्स का मामला है, उसमें आज भी हरियाणा में माननीय हाईकोर्ट ने कहा, परंतु हमने किसी तरह से उनके रोज़गार को बचा के रखने के लिए हमने अपने चीफ सेक्रेटरी श्री ढेसी साहब को स्वयं को माननीय हाईकोर्ट में पेश किया। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे, जो अध्यापक अनियमित थे, जिनके कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए, उनके कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव करने की बजाय आपकी सरकार उनको निकाल रही है, इस चीज़ का ज्ञान है आपको? नहीं, हमने कोई अभी निकाला नहीं है। अभी निकाले हैं? उनको निकाला नहीं है, अभी निकाले हैं, मंगलवार को निकाले हैं। मंगलवार को उनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, उनके कॉन्ट्रैक्ट को कुछ लोग उसमें से हाईकोर्ट में चले गए। अच्छा। और हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी थी, पर फिर भी हम उनको दोबारा से उन पर विचार कर रहे हैं। जी। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप आओ भगत बहुत करते हैं। आप के घर के बाहर, दफ्तर के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती है। सबसे ज़्यादा लोग आपसे मिलने आते हैं, मुख्यमंत्री से ज़्यादा भी लोगों से मिलते बहुत अच्छे तरीके से। आप काम कुम किसी का नहीं करते? नहीं, काम तो देखिए ऐसा है कि मेरे पास शिक्षा विभाग है और शिक्षा विभाग हरियाणा का सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग शिक्षा में है। पहले ट्रांसपोर्ट था, फिर फूड एंड सप्लाई था। वो तो दान कर दिया आपने? नहीं, वो मैंने अपने प्रिय कर्णदेव कंबोज को, मेरे साथ एमओएस थे वो, और मैंने स्वयं कहा कि ये अच्छा काम। ये भी कहा था तीसरे का भी ग्राहक अच्छा सा मिल जाता तो ये भी दे देता। ये तो देखिए मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, परंतु काम की जो बात है ना, सबसे ज़्यादा विधायक मेरे पास रहते हैं। ये ट्रांसफ़र एक ऐसा, जब 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने शिक्षा विभाग मुझे दिया तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि भाई पंडित जी को ततैयों का छाते में बांट दिया है, वह इसने खाएंगे तो यो लहूलुहान हो जाएगा, यो उन छेड़ेगा तो वो, मतलब ततैये भी खा सकते हो आप। ये जो शिक्षा विभाग है, हाँ। ये शिक्षा विभाग के बारे में एक धारणा है। मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है जी, तो लोग ये समझते हैं कि भाई शिक्षा को छोड़ के कुछ भी दे दीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सबसे वरिष्ठ लोगों में से एक हैं, मुख्यमंत्री के भी दावेदार थे, तो ये जो जिसमें आप कह रहे हैं ततैयों का छाता जो आपको दिया है, ये क्यों दिया है? कि आप ततैयों के साथ परेशान रहें? और नहीं, ज़्यादा ये देने का नहीं है, ये रुचि का विषय है। एक तो मैं स्वयं अध्यापक रहा हूँ और शिक्षा विभाग व्यक्ति निर्माण का काम है। इसमें काम करते करते अध्यापक रहने के नाते आनंद आता है
इसलिए कोई ततैयों का छाता नहीं है। आप खुद ही तो कह रहे थे अभी। वो 96 में चौधरी बंसीलाल जी के समय का। अब किस तरीके का शिक्षा विभाग? नहीं, शिक्षा विभाग में हम पिछले बार जो परिणाम आए, इस बार 12% की उनमें वृद्धि हुई है परिणाम में। और इस बार राजकीय विद्यालय के बच्चों ने जो प्राइवेट विद्यालय, गरीब बच्चों की बात करते हैं, गरीब बच्चों की हम बात करते हैं। एक स्कूल्स को गरीब बच्चों को एडमिशन करनी होती है, कौन सी धारा है वो? 134A। 134 है, बिल्कुल सही कहा आपने। 134A जो है उसका क्या स्टेटस है? 134A जो है ये RT एक्ट, कपिल सिब्बल साहब ने शिक्षा विभाग के साथ दो बड़ी मौलिक गलतियां की। एक तो उन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी बनाई शिक्षा विभाग में कि 1 से 8 तक के बच्चे की ना कोई परीक्षा होगी, वो स्कूल में जाएगा नहीं जाएगा। तो बच्चों को एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लापरवाही में धकेल दिया। इस वाली बात नहीं कर और रहा हूं। दूसरा ये RT एक्ट, RT एक्ट जो गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिलवानी है, हाँ, वो प्राइवेट स्कूल वालों ने देनी है। RT एक्ट से पहले हरियाणा में क्या काम हुआ अभी तक? RT एक्ट से पहले हरियाणा में 134 लागू है। अच्छा। जो बच्चा मेरिटोरियस है, मेधावी है और BPL कार्ड का, BPL की जगह अब EWS ले लिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जी। ऐसे इस बार 58,000 बच्चे हमारे पास आए, जिनमें से 18,000 बच्चों को हमने एडमिशन दे दिया। बाकी जो 40,000 बच्चे हैं दे विल बी एडजस्ट। उनका पैसा कौन पे करता है? हरियाणा सरकार पे करे। कितने पैसे दिए आपने आज तक? हमने इस बार बढ़ाए। नहीं, पहले कितने दिए और इस बार कितने दिए? पहले और ये मिलाकर के इस बार हमने 60 करोड़ रुपए का एक प्रावधान जो किया। स्कूल के मालिक हैं वो क्यों सड़कों पे उतरे हुए हैं? नहीं, अब वो हो गया ना, पीछे जब बैठक हुई थी हमारी, अब तो सेटल है वो। हाँ, सेटल। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा चल रहा है। और बहुत अच्छा चल रहा है। ने कहा था कि जो बेटियां उनके लिए हम बसें शुरू करेंगे। बसें हमने शुरू की। कहाँ है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पाली जाट है महेंद्रगढ़ हल्के में, वहाँ से मुख्यमंत्री जी, हम सब, स्मृति ईरानी जी आए थे। तो उसी दिन से कितनी बसें चल रही हैं अभी? 4 बसेज उन्होंने मांग किया था। मतलब हरियाणा में 4 बसों से पूरा कार्यक्रम नहीं, आपका 4 सेट हो जाता बसों है? से नहीं है, जहाँ से लड़कियों की मांग आई। जैसे सरस्वती एक्सप्रेस हमने आद बद्री से चलाई, काड़ा आम से चलाई, इस तरह से लगभग 40 बसेस सरस्वती एक्सप्रेस के नाम से। 40 हैं टोटल हरियाणा में? हाँ, 40। जहाँ जहाँ से केवल लड़कियाँ कॉलेज में जाती हैं, स्कूल में जाती हैं, +2 तक का जो गर्ल्स स्कूल है उनमें हमने किया। जब भी बात होती है सरकार के बचाव की, उसमें आपके यहाँ पे बहुत बयान बहादुर नेता हैं, वो विपक्ष का काम करते हैं। नाम बताऊं या आप समझ रहे हैं? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये असंतोष क्यों है? आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है? प्रजातंत्र है और कोऑर्डिनेशन है पूरा। हम इस समय तक 3 विधानसभा के सत्र गए हैं, तो जो सामने वाले हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे पास कोई स्पिनर है, कोई छक्का मारने वाला है। तो एक तो छक्का मारने वाले काम जो हैं वो आपके अपने ही कर जाते हैं, लेकिन विपक्ष को बहुत पटा रखा है आपने। जो भी आपने काम करना होता है, अभय चौटाला के साथ पता नहीं क्या सेटिंग है कि वो चिट्ठी लिख देते हैं और बाद में आप कर लेते हैं। नहीं, कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है, वो अपनी भूमिका में है, हम अपनी भूमिका। सेटिंग नंबर 1, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर खाली करवाना था आपने पहल नहीं की, उनसे चिट्ठी लिखवाई और घर खाली करवा लिया। और उसके बाद जो आपका बयान आया कि घर तो हम पहले ही खाली करवा लेते, वो तो मास्टर हुकुम सिंह जिंदा थे ना, तो थोड़ी देर लगा दी। नहीं, देखिए, ये एक मुकेश जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों को आपका बयान था ये? नहीं, हमारा बयान था। चौधरी हुकुम सिंह जी, ये जो प्रावधान था, हुड्डा साहब कुछ उनको सूझ गया था। अच्छा। और जाते जाते कुछ प्रावधान उन्होंने सोचा कि भाई अब एक्स चीफ मिनिस्टर के नाते कुछ व्यवस्थाएं नई खड़ी की जाएं। तो भाई एक्स चीफ मिनिस्टर को एक कोठी मिलेगी, एक कार मिलेगी, ये सुविधा मिलेगी। तो वो जाते जाते उन्होंने ये व्यवस्था की। तो ये तो व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती। उनके बाद आपको लगा अब हमारा तो कोई बचा नहीं पूर्व नहीं, बहुत से लोगों तो से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कोठी का विपक्ष के नेता के नाते भी जो लोग विधानसभा में बात करते हैं उनका संज्ञान तो हमको लेना ही पड़ता है। कुछ बातें मान लेते हैं, कुछ बातें जो नहीं बस की होती सरकार के, उसका मना भी कर देते हैं।
अब हम ये देखेंगे कि जो विपक्ष के नेता की बात रामविलास शर्मा जी कर रहे हैं, ये उनके सम्मान के लिए कह रहे हैं या विपक्ष के कंधे पर ये गोली चलाने का काम कर रहे हैं कि कंधा उनका और बंदूक हमारी और गोली चल के लग जाए कांग्रेस को। इन सभी मुद्दों पर हम लौटेंगे। बहुत ही छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद रामविलास शर्मा जी के साथ चक्रव्यूह जारी है। जाट आरक्षण पे आप आ गए, अब जाट फिर से सड़कों पे बैठ गए। नहीं, वो तो आपने उनको घुमा दिया। अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे राज्यसभा में जा ही रहे हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेजने का क्या मतलब है कि आरक्षण मिल गया जाटों को? ब्रेक के बाद चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में है आपके पसंदीदा वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा जी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार बहुत धूमधाम से आई थी, मोदी साहब की लहर पे चल के आई थी, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज़ अगर आपसे आज की तारीख में कोई है तो वो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। जब वोट मांगने थे, उनसे दरियाँ बिछवानी थी, उनसे माइक लगवाने थे, भीड़ इकट्ठी करनी थी, तब तो कार्यकर्ता आज कहते हैं जी आप भी लाइन में लग जाओ। अगली बार कैसे आएगी सरकार आपकी? देखिए मुकेश जी, आपने ये बहुत ठीक कहा। नरेंद्र भाई मोदी की एक लहर, और वो लहर आज भी है। अभी आसाम में आपने देखा है कि क्या कमाल हुआ है। और आज आसाम में 15 साल से सरकार थी, जो बाकी 3 राज्यों में हुआ वो नहीं दिखा। नहीं, पर 126 में से 93 एमएलए का आना, जब गरीब आदमी बीजेपी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा। और नरेंद्र भाई मोदी आज भारत का जो रुतबा आज ब्रह्मांड में जो आज नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बना है। अब देखिए अफगानिस्तान, जो तालिबान का सारा रगड़ा झगड़ा, और उन्होंने फ्रेंडशिप जो बांध है 1500 करोड़ के बाद अभी 3 दिन पहले उन्होंने उद्घाटन किया है। और अफगानिस्तान का आज तक का सर्वोच्च जो सम्मान है वो नरेंद्र भाई को मिला। अफगानिस्तान के भारत के साथ संबंध हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। नहीं, वो तो गांधारी भारत के लोगों को सबसे बेहतर अपना वो दोस्त मानते हैं। अधिकतर जो फिल्में जिनके डायलॉग आपको याद नहीं होंगे अमिताभ के, अफगानिस्तान के लोगों को याद है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति शिमला की एचपी यूनिवर्सिटी से पढ़ के वहाँ पे गए हैं। करजई, वो अब दूसरा हो गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में केवल एक अफगानिस्तान नहीं, अमेरिका का देखिए आप, यूके का देखिए, पाकिस्तान का देखिए, आज पाकिस्तान के देखिए। आप कह रहे थे कि वहां से सिर काट के ले आएंगे हम। हाँ। वहां पे कॉफी पीने पहुंच जाते हैं। दूसरा रुख क्यों नहीं देखते आप? नहीं, दूसरा रुख, परंतु नरेंद्र भाई ने तो पहल किया। आपकी आइडियोलॉजी की डिफरेंट था ना ये। पाकिस्तान को आप नंबर 1 दुश्मन मानते थे, परंतु एक प्रयत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया। हाँ, उसके बाद कारगिल हुआ। वो अपना उनका एक फितरत है। अच्छा। परंतु नरेंद्र भाई मोदी ने भी जो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री होते हुए किया, वो पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने में एक पूरी दुनिया को पैगाम दिया। एक कोई बढ़िया सा काम बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी साहब ने किया हो, और एक बढ़िया सा कोई ऐसा काम बता दीजिए जो मनोहर लाल खट्टर साहब ने किया हो। 2 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ज्यादा से ज्यादा 200 योजनाएं ऐसी हुई है। इस बार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है वो गांव गरीब किसान के ऊपर आधारित बजट है। आज जो गरीब आदमी है हिंदुस्तान का, 2 साल में जो एक काम हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, एक तो ये जो अफगानिस्तान का बांध है जिसका उद्घाटन किया, यही आप देखिए। ये 2 साल में बन गया। इसकी शुरुआत पहले से थी। किसने की? परंतु नरेंद्र भाई ने युद्ध स्तर पर काम किया। 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार का उसमें लगा है। और 2 साल के अंदर नरेंद्र भाई ने कामों का जो, अब जैसे 2 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे बन रहे थे, आज नितिन गडकरी का कहना है 25 किलोमीटर सड़कें रोज आज बन रही है, हाईवे की सड़कें। आज बेटी बचाओ बेटी, ये 22 जनवरी को पानीपत में नरेंद्र भाई ने प्रारंभ किया था। उस समय हरियाणा की जो रेशो थी 834 लड़कियां और 1000 लड़के, आज वही 19 महीने में मनोहर लाल जी की सरकार में नरेंद्र भाई के आशीर्वाद से आज वो संख्या 906 हो गई।
अभी कतर के अंदर श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने शिक्षा विभाग की और ये जो बेटी बचाओ बेटी अभियान किया, उन्होंने वहां भी चर्चा की। बिल्कुल, मुख्यमंत्री भी गए थे, उन्होंने भी विदेश में जाके इसका प्रचार किया था परिणीति चोपड़ा के नहीं, साथ। पर ये है तो सही। वहाँ भी बेटी बचाई जा रही थी, बेटी पढ़ाई जा रही हाँ थी। जी। कतर में आप जाके प्रचार कर रहे हैं। नहीं, कतर में तो उनके भाषण में एक संयोग से एक चर्चा आ गई ना। कतर कौन सा गांव है हरियाणा का? नहीं, कतर तो प्राइम मिनिस्टर गए ना। हाँ, वहाँ पे जाके बता रहे हैं ये उपलब्धि। तो आपको क्या नहीं, लगता है देखिए- कि जो ये वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार हम विदेशों में जाके करते हैं, उसमें हरियाणा के लोग कितने लाभान्वित हो पाते हैं उन दौरों से? वो तो एक संयोगवश उनके भाषण का एक अंश है जो मैंने आपको बताया। जी, परंतु 2 साल में आज हिंदुस्तान का गरीब आदमी ये महसूस करने लगा है कि ये सरकार जो है ये गरीब की सरकार है। आज जो काला धन का जो मामला वापसी में हुआ है, स्विट्जरलैंड ने जो हाँ भरी है, आज हवाई जहाज के लेटरिन में याद आया। 2-2 किलो सोना छोड़ के जा रहे हैं लोग अच्छा, इस कानून के भय से। तो पहले हवाई जहाज तक ले आते हैं, फिर मोदी साहब का डर लगता है इसलिए टॉयलेट में रख जाते हैं। कहीं न कहीं तो वो उस काले धन से जान छुटाएंगे। मानते हैं आपकी जो एक्सपीरियंस है और जो आप नहीं, बातें बता रहे हैं कि हमें लगता है हरियाणा की जनता यकीन करेगी। 2 साल में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में, श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली वो हरियाणा जो- की सरकार ये में जो आने वाला किसी एक आदमी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। तो वो जो सोना रख के जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको यकीन है वो जो विदेशों में अपना काला धन पड़ा है 15-15 लाख रुपए जो हमारे खाते में आने वाले हैं वो भी रख जाएंगे? नहीं, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही। काम कर रहे हैं। ठीक, मोदी साहब की उपलब्धियां गिनाई, मनोहर खट्टर साहब की भी उपलब्धियां गिनवा दीजिए। देखिए, 19 महीने में पहले समय में किसानों के गेहूं को ओलावृष्टि से हानि हुई। जी, मेरे साथ पास उस समय फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था। 1100 करोड़ रुपए, 1192 करोड़ रुपए किसानों में मुआवजा बांटा। जी, उसके बाद किसानों का, ये सरकार किसानों की सरकार हमारी है। उसके बाद सफेद मक्खी के कारण कपास की फसल की बर्बादी हुई 5 जिलों, उसमें से कितना मुआवजा बंट गया सफेद? 967 करोड़ रुपया। आज किसान ये महसूस करता है कि इतना बड़ा मुआवजा, चौटाला साहब मुख्यमंत्री रहे, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे और भी रहे, 4.5 रुपए का चेक मुआवजे के में आया, लोगों ने कर दिया। बीड़ी का बंडल भी नहीं आवे, ये नहीं लेंगे। वो तो मैं बताऊं आपको 1-1 रुपए का भी गया, हमने कहानी भी स्टोरीज भी हाँ चलाई जी, हैं इसकी। ये जाट आरक्षण को लेकर बहुत बदनामी हुई हरियाणा की, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो जो हरियाणा में एक जैसे 2 समुदाय बन गए, एक तरफ जाट हो गए, दूसरी तरफ नॉन जाट हो गए, और कमोबेश यही हाल हमें आपके जो सरकार में विधायक हैं, मंत्री हैं, उसमें कि ये जाट नेता है, नॉन जाट है, ऐसा क्यों? 33 बिरादरी नहीं वर्सेस मुकेश जी, एक बिरादरी। हमारी जो सरकार है वो 35-1 की नहीं है, हम 36 बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सही है, फरवरी में एक 3-4 दिन का वो जो समय था वो खराब समय था, परंतु इस समय जो 26 साल में भूपेंद्र हुड्डा बाकी सब लोग रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में गुरनाम सिंह कमीशन बना था और उन्होंने कुछ सिफारिशें की थी, वो लागू नहीं करा सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पेशल बैकवर्ड के नाते, एसबीसी के नाते, चुनाव के 1 महीना पहले 100 लोगों को मिला लायर वो किया था। हमने 17 महीने के अंदर एक विधानसभा में हमने ये कहा था कि हम इसके ऊपर विधानसभा में कानून बनाएंगे, हमने कानून बना दिया। जाट आरक्षण पे आप आ गए, अब जाट फिर से सड़कों पे बैठ गए। नहीं, अब कोई वो तो आपने उनको घुमा दिया। अब तो चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे अब राज्यसभा में जा ही रहे हैं दूसरी बार, और भारत सरकार में सबसे बड़ा विभाग है। अब कहाँ से आ गए इस सवाल में? मैंने उनको ये कहा था, मैंने ये पूछा कि मैंने अपने भाईचारे से ये कहा था आपसे आरक्षण मांगा ना कि 5 तारीख चौधरी को वीरेंद्र सिंह को राज्यसभा में भेजने का क्या मतलब है कि आरक्षण मिल गया जाटों को? नहीं, मैंने आरक्षण की बात ये इसलिए कही है, मैंने जब नामांकन किया चौधरी वीरेंद्र सिंह का, तब मैंने अपने भाई लोगों से, अपने किसानों से, सबसे एक कहा, क्योंकि मेरा गांव जाटों का गांव है, और मैंने ये कहा था कि भाई अब ये सड़कों पर मत आना, 5 तारीख को आप चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर जाना, लड्डू खा के आना। हाँ।
तो अब वो बात मान भी रहे हैं, अब कोई आंदोलन नहीं है। नहीं, ये तो आप वो बहुत ही समझदार पंडित वाली बात कर रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को भेज दिया, अब तुम आरक्षण मत मांगना, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन हुआ, इसमें जाट आरक्षण का जो मुद्दा था वो छोटा मुद्दा था। मुद्दा ये था कि एक नॉन जाट मुख्यमंत्री कैसे बन गया। सही कह रहा हूँ? नहीं, कहीं ये बात भी मुकेश जी रही होगी, परंतु इसमें एक राजनीतिक दल विशेष का भी इसमें इस षड्यंत्र में एक हिस्सा था। पहले अपनी पार्टी के बारे में बताइए, फिर दूसरे पे आते हैं। नहीं, मतलब कुछ उनका अब तो बहुत सी चीज़ें तो अब सामने ही आ गई। आपके इतना बढ़िया चैनल आपका है, इसने बहुत सी चीज़ों को उजागर भी कर दिया है। जैसे अब तो लोगों के समझ में भी आ गई कि भाई ये इसके पीछे जो 22-23 फरवरी, 19 फरवरी से 23 फरवरी तक जो कुछ हुआ, इसमें तो बहुत सी चीज़ें अब जनता के सामने भी आ गई, किसने इनको भड़काया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब आ गया। उससे आपको लगता है कुछ लाभ होगा आने वाले समय में? क्योंकि जो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई वो एक तरीके से गले की फांस बन गई। उसमें आरोप लगा रहे हैं जिन ऑफिसर्स का नाम लिया गया, जैसे अनीता यादव का हम जिक्र करें, वो कह रही हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये तथ्यों पे आधारित नहीं है, ये पुलिस वालों को बचाने के लिए ऐसी रिपोर्ट लिखी गई है। मीडिया में आके वो बयान देती हैं। देखिए, इसमें मुकेश जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। प्रकाश सिंह जो यूपी के रिटायर्ड डीजीपी हैं, वो इतने अच्छे अधिकारी रहे हैं, वो आसाम में भी डीजीपी रहे, वो बीएसएफ के भी डीजीपी रहे। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, लेकिन उसी रिपोर्ट में अगर 71 डेज, अगर अनीता यादव का केस ही हम लेके चलें इसमें, तो उसी में कई जगह कॉन्ट्राडिक्टरी है। कभी कह रहे हो मैं दफ्तर में मिला, फिर कभी कहते हो घर पे हैं, कभी कहते हैं वहाँ पे पुलिस वाले नहीं थे, फिर कभी उसमें आता है कि वहाँ पे 2500 कुछ पुलिस वाले थे। तो कॉन्ट्राडिक्शंस तो हैं उसमें। और आप ही के भाई हैं, छोटे हैं बड़े हैं, उम्र के हिसाब से मुझे नहीं पता, अनिल वैद साहब, उन्होंने खुद ही कहा कि प्रकाश सिंह की रिपोर्ट है, इसे गीता का ज्ञान मत मानिए। नहीं, वो तो एक अधिकारी की रिपोर्ट है। एक हादसा हरियाणा में हुआ, उन घटनाक्रम के ऊपर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। और ये जो रिपोर्ट है, अभी माननीय हाईकोर्ट में भी ये रिपोर्ट को मांग लिया है। तो उस समय में जो कोताही हुई, जिससे हुई, वो प्रकाश सिंह जी ने उजागर किया। तो उसमें कितनी सत्यता आप मान सकते हैं, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है? और अगर विश्वास किया जा सकता है तो कितने लोगों पे कार्रवाई होगी? क्योंकि 90 का नाम है उसमें, कार्रवाई 13 पे हुई है अभी तक। नहीं, कार्रवाई 13 पर हुई। अभी तो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यालय है उसका सारा अध्ययन हो रहा है, और अब तो वो हमने व्हाट्सएप पर डाल दी है, सारी रिपोर्ट जग जाहिर उसको कर दिया है। उसमें अभी उसमें कार्रवाई आगे चल कर के होगी। आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप प्रदेश के उन नेताओं में से हैं जिन्हें अनुभव अपार है। आप इतने 5 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब श्रेष्ठ पद पे हैं। कैसी चल रही है आपकी ये सरकार? नहीं, हमारी सरकार अच्छी चल रही है। और बीच में जो 22-23 फरवरी को जो हुआ था, वो एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। सरकार हर मोर्चे पर उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। लोगों के अंदर इसका एक जो सही मैसेज है वो है। और आप ये देखेंगे अगले 2-3 दिन के अंदर हरियाणा में ये जो आरक्षण के नाम पर कुछ लोगों ने प्रायोजित किया था, कुछ लोग तो यूपी में चुनाव लड़ना चाहते हैं और हरियाणा को के भोले भाले लोगों को उसका वो अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो उन लोगों को पकड़ते क्यों नहीं आप, जिन्हें देशद्रोही घोषित करते हैं? उनके साथ तो मीटिंग्स प्लान करते हैं आप लोग। नहीं, अब कोई मीटिंग नहीं है, अब कानून अपनी कार्रवाई करेगा। जी, चलिए देखते हैं कानून कितनी कार्रवाई करेगा और हरियाणा जो ये 2 साल गए हैं इसमें कितनी प्रगति पर रहा, या इसके कुछ दिनों के लिए ही सही एक दाग लगा, वो चाहे जाट आरक्षण की बात हो या कानून व्यवस्था की बात हो या पुलिस प्रशासन की बात हो, वो कैसे धुलेगा और आने वाले 3 साल जो हैं उसमें मनोहर सरकार कितना कमाल करेगी। ये जो सभी सवाल हैं आपके जहन में भी होंगे, हमारे जहन में भी हैं। और चक्रव्यूह में आज रामविलास शर्मा जी ने कितने सवालात का जवाब हमें दिया, कितने में हमें घुमाने की कोशिश की, कितने चक्रव्यूह के अंदर गए और कितना बाहर आए, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे, क्योंकि आप जनता हैं, आप सब जानते हैं। रामविलास शर्मा जी, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की, आपका बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया। मुकेश जी, थैंक यू। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।